नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जो ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस में एक वैकेंसी आती है आईटी वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के नाम से। 2022 में एक वैकेंसी आई थी जिसका एक सिंगल एग्जाम हुआ था 8 मार्च 2022 को। तो उस पेपर के कंप्लीट जो टेक्निकल के 60 प्रश्न है उनका अपन अच्छी तरीके से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 60 के 60 जो प्रश्न है उनका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखने के बाद में काफी सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। पेपर का लेवल क्या रहता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से आपको एक आइडिया लग जाएगा। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार की आईटीआई डिप्लोमा आधारित तकनीकी भर्तियों की जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले प्राप्त होंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हर संडे को आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में वहां पे एक टेस्ट रहता है और काफी सारा स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर पेपर्स है, सिलेबस वगैरह भी एप्लीकेशन पे आपको मिल ही जाएगा। और जिन भी बच्चों को पेड वीडियो कोर्सेज की जरूरत है, अलग अलग टेस्ट सीरीज की जरूरत है, हैंड रिटन नोट्स वगैरह की जरूरत है, तो वो सब चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से एप्लीकेशन पे मैंने प्रोवाइड कर रखी है। सबकी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में टेक्निकल के कंप्लीट जो 60 प्रश्न है उनका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। टोटल 120 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें से 15% हिंदी के रहते हैं, 15% इंग्लिश के रहते हैं, 15% रीजनिंग के और 15% जीके के रहते हैं और 60% आपके टेक्निकल के रहते हैं। तो उन्हीं का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है अमेरिकन वायर गेज यानी कि AWG में तार के व्यास को किस में दर्शाया जाता है? तो AWG में तार के व्यास को मील में दर्शाया जाता है। स्टैंडर्ड प्रश्न है, याद करने वाला। प्रश्न नंबर 2 पे आइए डीसी मोटर की स्थिति में आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण मोटर की गति यानी कि स्पीड एन है और बला गुण यानी कि टॉर्क, इन दोनों पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज इन्होंने पूछ रखी है। दोस्तों रिलेशन अपने को जानना होगा। मोटर की जो स्पीड होती है, गति जो होती है, वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है और फ्लक्स जो होता है वो आर्मेचर प्रतिक्रिया की वजह से घटता है। ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे टॉर्क। तो टॉर्क के बारे में पढ़ जाने तो टॉर्क होता है वो फ्लक्स के यहाँ पे समानुपाती होता है यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया जैसे ही बढ़ेगी तो फ्लक्स का मान घटेगा यानी कि जो गति है उसमें वृद्धि होगी और जो अपना टॉर्क है इसके अंदर कमी होगी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। 6 पोल की संख्या 50 हर्ट्ज आवृत्ति है और 3 फेज की प्रेरण मोटर है। स्लिप स्पीड इन्होंने 40 आरपीएम दे रखी है। तो प्रतिशत स्लिप अपने को ज्ञात करनी है। प्रतिशत स्लिप अपने को ज्ञात करनी है तो इसके लिए अपने को मोटर की सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करनी होगी। सिंक्रोनस स्पीड यानी कि NS बराबर 120 F/P होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 120 है और उसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 50 हर्ट्ज इन्होंने दे रखी है और पोल की संख्या यहाँ पे इन्होंने 6 दे रखी है। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे इनकी सिंक्रोनस स्पीड है मोटर की 1000 आरपीएम आएगी। ठीक है। अब 1000 आरपीएम आ रही है तो स्लिप की स्पीड इन्होंने 40 आरपीएम दे रखी है। तो इसका अपने को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है यानी कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 40 भाग आपकी हो गई है सिंक्रोनस स्पीड और परसेंटेज के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने को परसेंटेज स्लिप आएगी 4% आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आ जाइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है अत्यधिक धारा संरक्षण के लिए चयनित फ्यूज में फ्यूजिंग फैक्टर का मान पूछा है। यानी कि अत्यधिक धारा और करंट के केस में फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो वो 1.4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है कोई कॉइल है उसके प्रेरकत्व का वह मान आपको ज्ञात करना है जिसमें 40 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और उसमें प्रतिघात का मान दे रखा है 628 है। यानी कि आप इसका फॉर्मूला देखोगे प्रेरणिक प्रतिघात XL बराबर 2πfl। ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इन्होंने पूछा प्रेरकत्व का मान यानी कि L की वैल्यू यहाँ से अपने को निकालनी है। तो फॉर्मूला अपना बन जाए XL/2πf, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो XL की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, प्रतिघात की वैल्यू दे रखी है 628।
ठीक है, नीचे आ जाइए आप। 2 है, 5 है, इनकी वैल्यू है। उसके बाद में यहाँ पे जो अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 × 1000 यानी कि 4 किलो हर्ट्ज है। इसका आप जब सॉल्यूशन करेगा तो 2.5 मिली हेनरी आपका आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? तो नीचे वाले तीनों प्राथमिक सेल है और निकिल आयरन सेल ये एक सेकेंडरी सेल है। इसको अपन दोबारा से आवेशित भी कर सकती है। सबसे मजबूत, यांत्रिक रूप से सबसे मजबूत जो सेल होता है वो निकिल आयरन सेल होता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, उस संधारित्र की धारिता यानी कि अपने को C का मान ज्ञात करना है जिसमें वोल्टेज V है वो 25 वोल्टेज है और उसके लिए चार्ज करने के लिए C यानी कि अपने को Q की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यानी कि आवेश 0.5 है और उसके बाद वोल्टेज 25 है और C की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। C बराबर Q/V इसका फॉर्मूला होता है। तो आप जब 0.5 में 25 वोल्टेज का भाग दोगे तो आपको 0.25 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न पे आई मृदु सोल्डर यानी कि सॉफ्ट सोल्डर में गलनांक नीचे होना चाहिए। यानी कि जो सॉफ्ट सोल्डर होता है उसमें गलनांक वो 300 डिग्री से कम होना चाहिए। हार्ड सोल्डर होता है उसमें गलनांक वो 300 डिग्री से ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद में दर्पण तुला मिरर स्केल एक मतलब यंत्र होता है, उसकी सहायता से ये पूछते हैं कि किस त्रुटि को दूर किया जाता है? तो लंबन त्रुटि को अपन मिरर स्केल की मदद से दूर करते हैं। अगले प्रश्न पे आइए, निम्न में से किस डिवाइस का विश्लेषण 2 प्रति समांतर SCR? 2 प्रति समांतर SCR का मतलब है कि 2 SCR है वो एक दूसरे के उल्टे मतलब क्या है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कुछ इस हिसाब से इनका कहना है, इस हिसाब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि भी कौन सी डिवाइस इससे संबंध होती है? तो ट्राइक होता है, उसको अपन 2 SCR को विपरीत दिशा में जोड़ देंगे तो एक ट्राइक बन जाता है। तो यही प्रश्न ने पूछा है। उसके बाद में रीड रिले की स्थिति में जैसे कि अलग अलग टाइप की रिले होती है तो उसमें से एक रीड रिले होती है। उसने पूछा है कि स्पर्श प्रतिरोध यानी कि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है उसको न्यूनतम रखने के लिए कॉन्टैक्ट है या फिर यानी कि कौन कौन सी 2 चीजें जिससे अपन रीड रिले के कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए कॉन्टैक्ट को बनाते हैं? तो सोना और रोडियम 2 इस प्रकार के मटेरियल है जिसको अपन रीड रिले का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम रखने के लिए उपयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न आइए, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाशन की स्थिति में अधोमुखी दिशा में निर्गत प्रकाश की मात्रा इन्होंने पूछी है तो वो होती है 10% से लेकर के 40%। अगला प्रश्न है, लेड एसिड सेल में के पेस्ट का उपयोग फाउर प्लेट्स के सक्रिय पदार्थ के रूप में किया जाता है तो वो पेस्ट होता है PbO2 निम्न चिन्ह का उपयोग किस प्रकार के यंत्र के लिए किया जाता है? तो ये चिन्ह है, इसका उपयोग कौन से यंत्र के लिए करते हैं? चल कुंडली यंत्र यानी कि अपना PMMC प्रकार का मीटर होता है उसके लिए अपन इस सिंबल का यूज करते हैं। इस प्रकार उसका ये चिन्ह होता है। इसका जो सिंबल होता है PMMC प्रकार के मीटर का वो सिंबल कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो इस प्रकार से उसका PMMC मीटर का सिंबल होता है। ठीक है, और इसका चिन्ह है वो कुछ इस हिसाब से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के लिए कानों के बीच का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि अपने जो 2 कान होते हैं उनके बीच में आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो अपना होता है 100 ओम होता है। और दोनों हाथों के बीच में आपको आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछते तो वो होता है आपका 400 से लेकर के 600 ओम के बीच होता है। किसी सजा श्रेणी यानी कि डेकोरेटिव सीरीज में 5 वोल्टेज के लैंप का उपयोग किया जाता है। यदि आवर्ती वोल्टेज 230 वोल्टेज है तो श्रेणी में कितने लैंपों की आवश्यकता होगी? अगर लैंपों की संख्या पूछ ले सीरीज के अंदर तो यहाँ पे वोल्टेज जितना दे रखा है उसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, प्रत्येक जो बल्ब है उसके वोल्टेज का भाग देना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 46 आ जाएगा। वैसे इसमें 5% एक्स्ट्रा अपन सेल जोड़ते तो 5% एक्स्ट्रा करेंगे तो 46 की जगह 48 होता है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट 46 ही दे दिया तो राइट आंसर यही है। स्क्विरल केज रोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि स्क्विरल केज रोटर होता है उसके साथ में कौन सी चीज है वो फिट नहीं बैठती है तो बाह्य प्रतिरोध सम्मिलित नहीं हो सकता। ये चीज तो सही है क्योंकि स्क्विरल केज के रोटर को अपन एंड रिंग से अपन मतलब क्या है कि शॉर्ट कर देते तो बाहरी प्रतिरोध नहीं जोड़ सकते तो ये चीज सही है। स्लिप रिंग और बर्स असेंबली की आवश्यकता नहीं होती ये भी सही है। एंड रिंग से अपन उसको शॉर्ट करते ये भी सही है, लेकिन रोटर प्रतिरोध बहुत अधिक होता है तो ये गलत होता है। स्क्विरल केज रोटर होता है इसका रोटर प्रतिरोध कम होता है क्योंकि बाहर से अपन रेजिस्टेंस इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन
कौन सी यूनिवर्सल मोटर की एक विशेषता नहीं है। तो उच्च गति ये तो सही है, हल्का वजन मोटर वजन में भी कम होती है, सुषुप्त आकार यानी कि आकार भी बढ़िया होता है, लेकिन निम्न स्टार्टिंग बला गुण ये विशेषता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि फुल लोड का लगभग 450% यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। उसके बाद में 4 पोल वाले अल्टरनेट के लिए 30 डिग्री यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल जो एंगल होता है उसके बराबर इलेक्ट्रिकल एंगल अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 180 डिग्री इंटू पोल की संख्या बटे होता है 360, ठीक है। और उसके बाद में मैकेनिकल एंगल जो दिए है वो होता है, अब इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए 160, पोल की संख्या यहाँ पे 4 रख दीजिए 360, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टोटल 2, और जब अपन 30 डिग्री से गुणा करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 20 पे आइए। प्रश्न नंबर 20 में एक इन्होंने फिगर दे रखा है दोस्तों, निम्न परिपथ में कुल प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। प्रेरकत्व अपने को ज्ञात करना है, तो कुल प्रेरकत्व ज्ञात करना है। समांतर में जो कुल प्रेरकत्व होता है वो न्यूनतम मान का प्रेरकत्व होता है उससे कम ही होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखोगे न्यूनतम कितना है, यहाँ पे 2 मिली हेनरी है, तो 2 मिली हेनरी से कम वैल्यू कौन सी है, 1.25 मिली हेनरी है। मान लीजिए कि आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ जाए, 2 मिली हेनरी से कम संख्या है 2 3 यहाँ पे दे रखी हो, तब आप क्या करोगे 1/L1, ठीक है। उसके बाद में 1/L2 प्लस 1/L3 इस हिसाब से सॉल्यूशन कर लीजिए, 1.25 मिली हेनरी आ जाएगा। उसके बाद में डिवाइस का चिन्ह, किस डिवाइस का ये चिन्ह है, तो ये ट्राई का चिन्ह है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 SCR को विपरीत दिशा में जोड़ते हैं तो ट्राई का चिन्ह अपने को प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का एक उदाहरण है, तो जो अपना विद्युत लैंप होता है ये उष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है। बाकी चाहे रिफाइनरी हो, बैटरी है, विद्युत लेपन है, ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पे आधारित है। प्रश्न नंबर 23 है, 29 इलेक्ट्रॉन वाले तांबे के परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है दोस्तों 2n⁻²। यहाँ पे जो n है ये कक्षा का नंबर है, यानी कि यहाँ पे पहली कक्षा दे रखी तो आप करोगे 1⁻², तो यहाँ पे आपका आंसर भी 2 आ जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये चिन्ह पूछा है, तो ये पैदल पार पाथ है तो उसका ये चिन्ह होता है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया तो वो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो अपडेट और नोटिफिकेशन वगैरह आपको वहां पे मिल जाएंगे। एडिशन स्क्रू होल्डर, तो यानी कि इन्होंने पूछा है भी कितने वाट क्षमता तक के लिए अपन एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर होता है उसका अपन उपयोग करते हैं, तो 200 वाट से अधिक है और 300 वाट से कम क्षमता के लिए अपन एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और 200 वाट से कम के लिए अपन बैटन होल्डर का उपयोग करते हैं, और 300 वाट से अधिक के लिए अपन गोलीय जो होल्डर होता है उसका अपन उपयोग करते हैं। आई नियमों के अनुसार भवनों में प्रयुक्त कम और मध्यम वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज और जो मीडियम वोल्टेज की लाइनें होती है उनमें ऊर्ध्वाधर अंतराल इन्होंने पूछा भी कम से कम कितना होना चाहिए, तो 2.25 मीटर कम से कम ऊर्ध्वाधर अंतराल होना चाहिए। निम्न में से डीसी मोटर का उपयोग बहुत कम है, यानी कि कौन सी डीसी मोटर है उसका उपयोग सबसे कम किया जाता है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का उपयोग कम करते हैं, क्योंकि फुल लोड पे इसकी स्पीड है उसका कोई पता नहीं चलता, वो कम भी हो सकती है अधिक भी हो सकती है, वेरिएशन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग कम करती है। तुल्यकालिक मोटर में यदि प्रति कला आर्मेचर प्रतिरोध को नगण्य अगर अपन मानते तो आंतरिक कोण होगा। देखिए सिंक्रोनस मोटर में आंतरिक कोण होता है, दूसरा अपन उसको टोरक कोण भी बोलते हैं, ठीक है। तो टोरक कोण का मान होगा वो 90 डिग्री होगा प्रति फेज आर्मेचर प्रतिरोध को जब अपन नगण्य मानेंगे तो। उसके बाद में 2 इन्होंने कथन दे रखे, तो सत्य और असत्य अपने को बताना है। तांबे की चालकता एल्यूमिनियम की चालकता से बेहतर है, तो ये राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तांबे की चालकता वो एल्यूमिनियम की तुलना में 60% अधिक होती है। और एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की तुलना में कितनी कम होती है अगर ये पूछ ले तो वो होती है आपकी 60%, एग्जैक्ट होता है 60.6%। एल्यूमिनियम का घनत्व तांबे के घनत्व से अधिक होता है, तो ये गलत है। तांबे का घनत्व होता है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, तो पहला इसका राइट आंसर होगा। नियॉन साइन लैंप में ट्यूब में जो नियॉन गैस होती है उसका दाब पूछा है, तो वायुमंडलीय दाब का 3 से 20 mm होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए अत्यधिक प्रभावी समन कर्मक यानी कि फायर एग्जिस्ट एजेंट है वो कौन सा होता है, तो वो होता है जल। देखिए श्रेणी ए के अंतर्गत कौन कौन सी आग आती है, तो कागज से लगने वाली आग है, जूट से लगने वाली आग है, लकड़ी से लगने वाली आग है, ये सब आती है आपकी श्रेणी ए के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसको बुझाने के लिए अपन जल का उपयोग करते हैं। सेलियम भूमि जब
पाइप इलेक्ट्रोड को झुकाकर गाड़ा जाता है तो ऊर्ध्वाधर से झुकाव से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जब अपन पाइप अर्थिंग करते हैं ना, तो मान लीजिए कि किसी वजह से अपन एकदम मतलब क्या है कि खड़ा पाइप नहीं डाल पा रहे हैं, तो उसमें कितने डिग्री का झुकाव अपन दे सकते हैं, तो आपका होता है 30 डिग्री का झुकाव अपन दे सकते हैं। 30 डिग्री से ज़्यादा झुकाव नहीं दे सकते पाइप अर्थिंग में। छोटे यूनिवर्सल मोटर की दक्षता का क्रम इन्होंने पूछा, यानी कि छोटे से छोटे यूनिवर्सल मोटर होंगे उनकी दक्षता पूछी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि एसी सीरीज मोटर होती है, उनको अपन एसी और डीसी दोनों पे चला सकते हैं, इसलिए अपन उसको यूनिवर्सल मोटर पूछते हैं। यूनिवर्सल मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, फुल लोड टॉर्क का 450% तक होता है, और छोटे यूनिवर्सल मोटर की दक्षता 20 से लेकर के 30% तक होती है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है, 12 ध्रुव वाला अल्टरनेटर है, तो तुल्यकालिक गति पूछे तो NS बराबर 120 F/P, इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर लीजिए, 500 RPM आएगा। सत्य और असत्य कथन है 35 में, तुल्यकालिक मोटर में चाल नियंत्रण संभव नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। तुल्यकालिक मोटर पश्चगामी के साथ साथ अग्रगामी शक्ति गुणक पर भी चलती है, तो ये भी सही, राइट आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सीरीज RLC परिपथ में इन्होंने रेजुरेंट फ्रीक्वेंसी का मान दे रखा है 1 मेगाहर्ट्ज, है ना। मेगाहर्ट्ज का मतलब है 10⁶। बैंड विड्थ दे रखी है 20 किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज का मतलब है 10⁻3। तो क्यू गुणांक इन्होंने पूछ रखा है, तो क्यू गुणांक की अगर अपन वैल्यू ज्ञात करें, जब अपने को रेजुरेंट फ्रीक्वेंसी का मान दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है रेजुरेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का मान 1 × 10⁶, और नीचे बैंडविड्थ देख लीजिए आप 20 × 10⁻3, ठीक है। ये आप यहाँ से ज्ञात करोगे तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में प्रेरण परिपथ में 6 ओम का प्रतिरोध है और 8 ओम प्रतिघात है, तो प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है, यानी कि Z आपको ज्ञात करना है। तो Z के लिए √ में R⁻² और प्लस XL की पावर 2, ठीक है। इससे आप ज्ञात कर लीजिए, 10 आ जाएगा ना। 6 का होगा तो ये अपना आ जाएगा 36, और 8 का आ जाएगा अपना 64, तो टोटल हो गए अपने 100, √100 को अपन √ हटाएंगे तो 10 ओम आ जाएगा। उसके बाद SCR के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए इसका उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। SCR चालू हो जाने के बाद में गेट सिग्नल को अपन हटा भी सकती है। ये 3 टर्मिनल वाली 4 लेयर वाली एक दिशीय डिवाइस है, ये सही है। लेकिन धारक धारा यानी कि होल्डिंग धारा इसकी लेंचिंग धारा से अधिक होती है, ये गलत है, क्योंकि लेंचिंग धारा का मान अधिक होता है। जो इसकी लेंचिंग धारा होती है L, वो होल्डिंग धारा +1 होती है, यानी कि होल्डिंग धारा कम होगी, लेंचिंग धारा अधिक होगी। इलेक्ट्रिशियन के टांके सोल्डर का सही संगठक क्या है, यानी कि सोल्डर के लिए यहाँ पे सही संगठक पूछा मटेरियल का, तो टिन उसमें 60% काम में लेंगे, लेड 40% काम में लेंगे। 1 एम्पियर घंटा विद्युत का मान इन्होंने पूछा, तो वो होता है 3600 कूलाम, यानी कि जो चार्ज होता है ना, Q = I × T, एक इसका फॉर्मूला होता है। तो I है ये अपन एम्पियर में लेते हैं, टाइम है इसको अपन किस में लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं। तो एम्पियर घंटा दक्षता पूछे तो A की जगह तो A ही रहेगा, टाइम 1 घंटा है, तो इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 × 60 यानी कि 3600 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत स्त्री के अपर्याप्त तापन का कारण नहीं हो सकता है। अपर्याप्त तापन का मतलब यह कि वो मतलब क्या है कि गर्म तो हो रही है लेकिन पर्याप्त पूरी गर्म नहीं हो रही, तो उसका कारण क्या हो सकता है। विपरीत फ्यूज, यानी कि फ्यूज अगर उड़ा हुआ है ना तो वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी, इसलिए ये चीज़ है वो गलत इन्होंने लिखी है, ठीक है। दोषपूर्ण थर्मोस्टेट होगा तब भी वो थोड़ी थोड़ी गर्म हो सकती है, लो वोल्टेज पर भी थोड़ी गर्म हो सकती है। थर्मोस्टेट की सेटिंग गलत है तो भी वो थोड़ी सी गर्म हो सकती है, लेकिन फ्यूज उड़ा हुआ है तो बिल्कुल भी वो तप्त नहीं होगी। 10 एम्पियर का कार्टिज फ्यूज है, उसका रंग कोड इन्होंने पूछा तो वो होता है आपका लाल रंग। अगला प्रश्न है, इसमें एक कुंडली के टर्न्स की संख्या 200 दे रखी है, धारा की संख्या इन्होंने 2 एम्पियर दे रखी है, चुंबकीय वाहक बल यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स mmf का मान इन्होंने पूछा, तो mmf = N × I होता है, ठीक है। तो 200 × 2 आप करोगे तो 400 एम्पियर टर्न आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, डीसी मोटर के लिए यदि आर्मेचर प्रतिक्रिया उपेक्षित है, यानी कि इसको अगर अपन नहीं मानते तो बलाक गुण के प्रति आर्मेचर धारा की विशेषताएं, यानी कि इन्होंने डीसी शंट मोटर में आर्मेचर धारा और जो टॉर्क है उसके बीच में रिलेशन पूछा है जब आर्मेचर प्रतिक्रिया की वैल्यू 0 हो। तो देखिए डीसी शंट मोटर का जो विशेषता वक्र होता है वो कुछ इस हिसाब से होता है, ये अपनी धारा हो गई, ये अपना टॉर्क हो गया। जब हम आर्मेचर प्रतिक्रिया को 0 मानेंगे तो देखिए इसकी विशेषता वक्र होगा, ये मतलब क्या है कि एक सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये कहाँ से गुजर रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मोटर वॉशिंग मशीन में अत्यधिक उपयोग की जाने वाली मोटर है? देखिए भाई, वॉशिंग मशीन में डीसी मोटर अपन काम में लेते ही नहीं है, तुल्यकालिक मोटर अपन काम में लेते ही नहीं है, तो एक ही पीछे बची है, कैपेसिटर स्टार्ट स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का उपयोग करेंगे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे इन्होंने दे रखा है दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है एक वाइंडिंग से संबंधित इन्होंने प्रश्न दिया है। वैसे थ्योरी यहाँ पे इन्होंने जो दे रखी है वो आप रीड कर सकती हो। ये जो इन्होंने कंप्लीट थ्योरी मैंने पढ़ी है, यहाँ पे ये आपकी रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग इन्होंने दर्शा रखी है। तो तरंग कुंडलन यानी कि वेव वाइंडिंग के में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो औसत पिच समपूर्णांक होना चाहिए, यानी कि वो पूर्णांक में भी होना चाहिए, सम होना चाहिए। उसके बाद में अगले प्रश्न पे आइए, यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न है, कौन सा कुंडलन वाइंडिंग का एक प्रकार है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वेव वाइंडिंग है, रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग का मतलब है कि एक चक्र जब इसका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में ये फिर से पिछला जो स्लॉट होगा वहां से इसकी वाइंडिंग स्टार्ट होगी। तो ये एक रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। ये चीज आप पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पर इन्होंने आंसर भी, मतलब क्या कि यहीं पे थ्योरी में आंसर छुपा हुआ है। उसके बाद में फिर से देखिए, एवरेज पिच को के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एवरेज पिच का जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वाई ए, इस वो फॉर्मूला होता है जेड प्लस माइनस 2/p होता है। ये रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो अपन यहाँ पे माइनस लेंगे, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में अपन प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे जेड -2 आएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे आप देखिए, वेव वाइंडिंग 4 पोल मशीन के लिए निम्न में से कौन सी चालकों की संख्या मान्य है? तो जितने चालकों की संख्या होती है उससे अगली संख्या जो कि मतलब क्या कि समपूर्णांक को वो अपन लेते हैं, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, दिखाई गई व्यवस्था में अग्र पिच यानी कि फ्रंट पिच बिंदु के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट पिच है वो डी और ई के बीच वाली दूरी है, तो डी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक दिया दोस्तों, ये आपका एक ब्रिज रेक्टिफायर है। क्या यहाँ पे दिया है? एक ब्रिज रेक्टिफायर दिया है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है शिखर पिक आउटपुट वोल्टेज की इन्होंने वैल्यू पूछी है। शिखर पिक आउटपुट वोल्टेज, पिक जो वोल्टेज होता है रेक्टिफायर के, ब्रिज रेक्टिफायर के केस में, तो आउटपुट वोल्टेज होता है उसकी पिक वैल्यू होती है। यानी कि यहाँ पे जो इन्होंने द्वितीयक वोल्टेज दे रखा है वो आपका 20√2 दे रखा है। तो ये यहाँ पे वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू होती है। तो आरएमएस वैल्यू है, इसको अपन पिक वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसको अपन √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 फिर इन्होंने √2 × 20 तो इन्होंने दे रखा है। तो पिक वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी? √2 को काटेंगे तो 2 मिल जाएगा। उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 40 मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए, जब भी अपना ये ब्रिज रेक्टिफायर चालू होता है तो कोई ना कोई 2 SCR है वो काम करते हैं, ठीक है, 2 SCR काम करते हैं। एक SCR जो है अपना उसकी वोल्टेज जो मतलब क्या है कि एक तरीके से देखें अपन, ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.7 है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 1.4 हो जाएगी। 40 में से 1.4 हटा लीजिए, वो आपका 38.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आप आ जाइए, फिर से यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर दे रखा है। तो यहाँ पे प्रत्येक डायोड की PIV रेटिंग पूछी है, प्रत्येक डायोड की। पिछला जो केस था वो 2 डायोड का केस था, इस बार 1 डायोड का केस है, ठीक है। तो प्रत्येक डायोड की PIV पिक इनवर्स वैल्यू अपने को पूछी है, तो वही होगा जिस हिसाब से सेकेंडरी आरएमएस वैल्यू दे रखी है, तो इसको अपने को पिक वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर से अपन 2√2 × 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या अपनी 40 आ जाएगी। प्रत्येक डायोड का पूछा है तो अपने को एक ही मतलब क्या है कि डायोड की अपने को जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है 0.7 वो अपने को कम करनी होगी। तो 40 में से 0.7 कम कर देंगे, 39.3 राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी आपूर्ति की ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान कौन से आयोड संचालित होंगे? यानी कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है वो धनात्मक अर्धचक्र में भी चलता है और ऋणात्मक अर्धचक्र में भी चलता है। तो इन्होंने पूछा भी ऋणात्मक अर्धचक्र में जब चलेगा तो कौन से 2 डायोड काम करेंगे? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब अपना पॉजिटिव साइकिल आएगा जब तब तो क्या होगा कि D1 और D3 ये दोनों चलेंगे। जब नेगेटिव साइकिल अपना चलेगा तो ये अपना D2 चलेगा और उसके बाद में D4 चलेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा D4 एंड D2। अगले प्रश्न पे आ जाइए, आरेख में दर्शाया गया परिपथ किस कौन सा है? तो ये अपने को पता ही है, ये एक दिष्टकारी का अपना परिपथ है। अगले प्रश्न पे आप आओगे, यहाँ पे इन्होंने पूछा यदि चारों डायोड की स्थिति उत्क्रमित यानी कि रिवर्स कर दी जाए तो क्या होगा? यानी कि ये जो चारों डायोड है ना, जिस हिसाब से ये इस हिसाब से दर्शा रखा है तो इसको अपन उल्टा कर दे, यानी कि इस हिसाब से कर दे। तो ऐसे अगर अपन चारों की दिशा को चेंज कर देंगे तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बस कुछ नहीं होगा, डायोड काम तो करेगा, लेकिन यहाँ पे जो अपने को प्लस और माइनस मिल रहे हैं ना, ये मतलब क्या कि उल्टा हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज की ध्रुवता उल्टी हो जाएगी, प्लस की जगह माइनस मिलेगा और माइनस की जगह प्लस मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज की ध्रुवता उत्क्रमित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 2 अगर अपन ये डायोड है उनकी ध्रुवता चेंज करेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्रिज रेक्टिफायर डैमेज हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे आइए, ट्रांसफॉर्मर से संबंधित है, जब अपन एक साइड का रेजिस्टेंस को दूसरी साइड में अपन रेफर करते हैं तो उस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 56 देखिए, ट्रांसफॉर्मर में R1 यानी कि प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस इन्होंने दर्शा रखा है। प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस इन्होंने दिया है, तो प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस कितना दिया है इन्होंने, 4 ओम है। और उसके बाद में प्राइमरी साइड का R1 यानी कि R1 का यहाँ पे मतलब है कि प्राइमरी साइड का तुल्यांक प्रतिरोध। उसके बाद फेरो यानी कि टर्न्स रेशियो का मान इन्होंने पूछा है। तो देखिए ये जो है ना तुल्यांक प्रतिरोध होता है प्राइमरी साइड का, इसका एक फॉर्मूला होता है, वहीं से अपन टर्न्स रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी साइड का तुल्यांक प्रतिरोध है, इसकी उसका फॉर्मूला होता है R1 × 1/K यानी कि टर्न्स रेशियो की पावर 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप इसको इसके नीचे लेके जाइए, यानी कि R1 की ये मतलब तुल्यांक प्रतिरोध है और R1 अपन इसके नीचे लेके आ गए और उसके बाद में 1/K की पावर अपन ने 2 कर दी। जब अपन K की पावर ऊपर 2 है, इसको अगर अपन हटाएंगे तो R1 अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें अंडर रूट में आ जाएगी तो उसके बाद में अपने को 1/K की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आप यहाँ पे R1 की जगह 0.01 लिख दीजिए, R1 की जगह आप 4 ये वैल्यू लिख दीजिए। इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 0.05 मिलेगी, ठीक है। और 0.05 का मतलब होता है 1/20, ठीक है। एक बार दोबारा आप इस चीज़ को देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है इसका, ये तुल्यांक प्रतिरोध है प्राइमरी साइड का, ये आपका प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, ये टर्न्स रेशियो की पावर है। उसके बाद में इस चीज़ को मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो बट्टे में आ गई और उसके बाद में K 1/K की पावर 2 मैंने हटाई तो इधर वाली साइड में ये अपने का अंडर रूट आ गया। इसकी दोनों को वैल्यू रख के आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राथमिक प्रतिरोध 0.5 वोल्टेज या माध्यमिक प्रतिरोध यानी कि सेकेंडरी का प्रतिरोध 2 ओम है। यदि फेरा अनुपात टर्न्स रेशियो इन्होंने 10 दे रखा है तो द्वितीयक से संबंधित प्रभावी प्रतिरोध का इन्होंने मान पूछा है। द्वितीयक से संबंधित प्रभावी प्रतिरोध यानी कि जब अपन प्रतिरोध को सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे तो प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो इसके लिए जो द्वितीय का जो प्रभावी प्रतिरोध होता है उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। यानी कि सेकेंडरी साइड का प्रतिरोध प्लस उसके बाद में K की पावर 2 यानी कि टर्न्स रेशियो की पावर 2 × R1। यहाँ पे तो देखिए प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है। R1 के केस में मल्टीप्लाई है। तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो K की पावर 2, K की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो 10 × 10 आपका आ जाएगा 100, ठीक है। और उसके बाद में आप R1 की वैल्यू 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। R2 की वैल्यू 2 है तो इसमें आप ऐड कर दो तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 52 ओम, ठीक है। कैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सेकेंडरी साइड का प्रभावी प्रतिरोध है तुल्यांक प्रतिरोध है, तो ये आपका सेकेंडरी साइड का प्रतिरोध है, ये रेशियो की पावर 2 है × R1 है, ठीक है। और उसके बाद मैंने रेशियो की पावर 2 लगाया तो 10 × 10 100 हो गया। और उसके बाद में प्राइमरी का प्रतिरोध 0.5 है, इसे मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। उसके बाद में R2 की वैल्यू 2 ओम है तो वो मैंने जोड़ दिया तो 22 ओम आ गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 58 देख लीजिए। 58 में इन्होंने कह के दे रखा है ट्रांसफॉर्मर के लिए X1 यानी कि प्राइमरी साइड का इन्होंने रिएक्टेंस दे रखा है 5.2 ओम, सेकेंडरी साइड का दिया 0.015। यदि फेरा अनुपात 1/20 है तो X01 यानी कि इन्होंने प्राइमरी साइड का तुल्यांक प्रतिरोध है ये अपने को ज्ञात करने के लिए पूछा, ठीक है। तो प्राइमरी साइड का जो तुल्यांक प्रतिघात होता है X01 उसकी वैल्यू ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है X1 प्लस उसके बाद में 1/K की पावर 2 यानी कि रेशियो को अपन 1 में करके अपन पावर 2 कर देंगे, उसके बाद में X2 अपन कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्यूशन करोगे तो 11.2 आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 59 पे आ जाइए। अब प्रश्न नंबर 59 में दे रखा है प्राइमरी से संबंधित ट्रांसफॉर्मर की संपूर्ण प्रतिबाधा यानी कि प्राइमरी से संबंधित जो इम्पीडेंस है जेड के लिए इन्होंने फॉर्मूला पूछा है। तो प्राइमरी साइड के लिए इम्पीडेंस का मान अपने को बताना, तो प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस हो जाएगा और प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस हो जाएगा, दोनों की अपन ऊपर रूट लगा देंगे। इसी हिसाब से सेकेंडरी की प्रतिबाधा पूछते तो सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस अपन अंडर रूट में कर देते। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा भी यदि K यानी कि परिणमन अनुपात यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है तो R2
डेज का मान इन्होंने पूछा है। तो R2 डेज का अगर मान पूछा, R2 डेज का यहाँ पे मतलब है सेकेंडरी का प्रभावी प्रतिरोध। तो सेकेंडरी का प्रभावी प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना हो तो अपन क्या करेंगे, सेकेंडरी का जो प्रतिरोध है उसमें पर टर्न्स रेशियो की पावर 2 का अपन भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी 60% आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एनवीएस का पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है, इसमें 4-5 प्रश्न आपने देखे होंगे कुछ इस प्रकार के जिनमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अगर आपको प्रत्येक जो आपका चैप्टर है उसका अच्छी तरीके से बेसिक से लेकर के एडवांस तक कॉन्सेप्ट आता है तो आराम से इस पेपर के अंदर आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। जिन भी बच्चों को पेड वीडियो कोर्सेज है, नोट्स वगैरह है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, ऑब्जेक्टिव पर्सन वगैरह, इन सब की जरूरत है तो बच्चे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट और अच्छा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।